जय हिंद दोस्तों, मैं हेमराज यादव HR कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो इसमें पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, किस किस तरह से विभाज्यता का नियम क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में सम संख्या देख लेते हैं। संख्याएँ किस तरह सम संख्या। सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएं, यानी दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या कहलाएगी। अब सम संख्या में इकाइकांक मोस्ट इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो जिसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। सम संख्या मीन इवन नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या। वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हूँ, दो से विभाजित नहीं होती हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता हो, वह विषम संख्याएं कहती हैं। इसमें इकाइकांक क्या होता है? ऐसी संख्याओं में इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 यानी जहाँ पे ये इकाइकांक होगा वहाँ पे विषम संख्या होगी, जहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वहाँ पे सम संख्या होगी। सम संख्या विषम संख्या। अब एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है विषम संख्या है? कंपटीशन का सवाल है। 0 कैसी संख्या? सम संख्या है विषम संख्या? तो 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या की कैटेगरी में 0 को रखा गया है। ठीक है। अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो स्वयं की संख्या हो या एक हो। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरी गिनती से विभाजित नहीं होती, किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जैसे मान लीजिए 13, एक संख्या लिया 13, 13 या तो 1 से डिवाइड होगी, 1 13 13, या तो 13 केवल 13 से। तो 13 के गुणनखंड क्या बने? 13 गुणे 1। तो इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। ठीक है। एक हर गिनती का गुणनखंड होता है और वह स्वयं गिनती अपने आप की गुणनखंड, एक गुणनखंड ये होता है। तो यानी 2 गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तुमसे पूछा जाएगी सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है। एक
सहअभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्या के बाद हम सीखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं अगर ए और बी कोई दो पूर्णांक हों, ए और बी कोई दो पूर्णांक हो, लेकिन इनका मासा बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, इन दोनों संख्याओं का यानी दोनों पूर्णांकों का, जिस दो पूर्णांकों का मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, तो वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 का मासा केवल 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, और अगर 1 से देखें तो दोनों गिनतियाँ कटती है, तो इसका मासा 1 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 9, 11। अब यहाँ पे तो सोचेंगे कि 9 तो 3 से कट रहा है, लेकिन हाँ 9 3 से कट रहा है, लेकिन 11 3 से नहीं कट रहा। यानी जिस अंक से ये गिनती कट रही उससे ये नहीं कट रही, और जिससे ये कट रही है उससे ये नहीं कट रही, एक को छोड़कर। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 25, 9 25 में तो देखें तो 9 3 से कट रहा है और 25 5 से कट रहा है, तो 5 से 9 नहीं कट रहा है, जबकि ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये एक दूसरे सहअभाज्य संख्याएं बनाती हैं, एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं बनाती हैं। तो इस तरह से ये हमारा हुआ सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्याएं, कोई भी एक दूसरे का गुणनखंड यानी मासा जो है एक होना चाहिए बस, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। विभक्ति का नियम, अब हम विभक्ति का नियम सीखते हैं। गुणनखंड करते समय हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि कौन संख्या किससे कटेगी, तो गुणनखंड के लिए हमें पहले विभक्ति का नियम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी, तो 2 से विभाजित होने के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, यानी जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का कोई भी गिनती कितनी भी बड़ी लिख दी जाए, अब यहाँ पे हम देखेंगे इकाई का अंक 8 है, 8 हाँ मैचिंग कर रहा है, इसका मतलब ये किससे कटेगी 2 से, 2 से ये संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो 2 से काटने के लिए यानी विभाजित करने के लिए हमें इकाई का अंक ही केवल देखना पड़ेगा, और देखते ही हम बता देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। उसके बाद 2 के बाद 5 में भी सेम यही रूल लगेगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। यानी 2 संख्याएं हमें पता चल गई जिससे इकाई के अंक से ही काम हो जाता है। कोई भी गिनती कितनी भी बड़ी लिख दी जाए, पीछे 5 है इसका मतलब ये 5 से कटेगी, 0 है इसका मतलब ये 5 से कटेगी। अच्छा ये 0 है तो 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि इसमें भी 0 है इकाई का अंक, तो ये 2 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकती है। ठीक है, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 5 होगा वो 2 5 से कट सकती हैं, और जिसका 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से कट सकती हैं। अब 5 के बाद 10 पे जाते हैं। जिसका इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई के अंक पे काम कर लेती हैं। यानी आपका इकाई का अंक पता हो तो संख्या पता चल जाएगी कि ये कटेगी किस संख्या से, 2 5 10, यानी कि ये रूल इकाई के अंक पे डिपेंड करता है। उसके बाद 2 के बाद आता है 3। 3 का अंक 3 से विभाजित होने वाली संख्या जानने के लिए हम अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे, और जो योग 3 से डिवाइड हो, 3 से भाग देने पर पूरा विभक्त हो जाए, वो संख्या हमें पता चल जाएगी किससे कटेगी, 3 से कटेगी। जैसे अब इतनी बड़ी संख्या लिखी है, ये तो पहले ही देखकर हम बता देंगे 2 से कट रही है, लेकिन 3 का अगर रूल आ जाए, देखें 3 से कट रही कि नहीं, तो हम 7 जोड़ेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 2 18। तो अंकों का योग कितना आ गया, 18। अगर सारे अंकों को जोड़ेंगे 7 + 5 + 3 + 1 + 2, तो कितना निकल गया है, 18। अब 18 हम देखेंगे 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो 18 3 से विभाजित हो रही, 3 छंगे 18, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये सारी गिनती भी 3 से कट जाएगी, यानी ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग जो 3 से डिवाइड हो उससे हम पता लगा लेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर नहीं विभाजित हो रहा अंकों का योग, इसकी जगह पे 3 लिखा होता तो 19 आता, 19 3 से विभाजित नहीं होगा, इसके मतलब ये संख्या फिर विभाजित नहीं होती। ठीक है, 3 के बाद 9।
सेम टू सेम रूल वही है, अंकों का योग। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। जैसे ये 18 है, इसमें भी 18 9 से भी डिवाइड होगा तो ये संख्या 9 से भी कट जाएगी। काट के अगर देखते हैं 9 अठे 72, 3 बचा, 75 था, 9 अठे 72, 3 बचा, ये 33 हो गया, 9 त्रिक 27, तो 27 3 30, 6 बचा, 61 हो गया, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 54 और कितना 61, 54 7 61, 72 हो जाएगा, 9 अठे 72। इस तरह से 9 से देखो कैंसिल हो गई। तो ये संख्या 9, 3 और 9 का क्या करना है, अंकों का योग करना है, जो जिससे डिवाइड हो समझ जाइए 3 से कटेगी या 9 से कटेगी। ठीक है, ज़्यादातर सबसे पहले छोटी गिनती से ही गुणनखंड करते हैं। तो इसका रूल हो गया। अब 4 का रूल, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई, जिसकी इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो, इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो, इसमें योग नहीं है, कोई भी संख्या लिख दी जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 4 से कट रही कि नहीं कट रही, तो हमें कोई गिनती नहीं देखना है, हमें सिर्फ पीछे का संख्या देखना है। ये सिर्फ ये दोनों संख्या काट के देखेंगे ये 4 से कट रही कि नहीं कट रही। तो 4 9 36 कट रही है, इसका मतलब ये जब 36 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, देखें 4 9 36, 37 था, 1 बचा, 13 इधर चला गया। अब इसको हम गुणनखंड में सिखाएंगे। 4 3 12, 1 बचा इधर 16 और 4 चौक 16। देखो पूरा 37 36 पूरा कट गया 4 से। तो यानी इकाई और दहाई जिसकी 4 से विभाजित होती हो वो संख्या 4 से कटेगी। 4 के बाद सेम टू सेम रूल 8 का। 8 में क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 संख्याएं यानी 3 पीछे की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित होती हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 3 संख्या ले लेते हैं, 0 9 6, इसको काटते हैं 8 से, तो 8 एक कम 8, इधर बचा कितना 1, 16 हो गया, 8 दूनी 16, यानी ये तीनों संख्याएं 8 से कट जा रही हैं। जब ये तीनों कट जा रही हैं तो ये भी पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 चौक 32, 3 बचा, 30 हो गया, यहाँ पे 3 लग जाएगा, 30 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 24 6 30, 69, 8 अठाएँ 64, 64 3 64 और 5 बचा, 56 हो जाएगा, 8 सते 56। देखिए पूरी गिनती जो है 8 से विभाजित हो गई। तो 4 और 8 का सेम रूल है, जिसमें इकाई दहाई देखना, इकाई दहाई सैकड़ा देखना है। ठीक है, उसके बाद में 4 8 के बाद में एक संख्या आपकी बचती है 7। 7 का रूल ये है, कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो उसके इकाई का दुगना करके पूर्व की संख्या से घटाने पर। अब इसका हमें एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। 7 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि इकाई के अंक को छोड़कर, अब इकाई के अंक आपको छोड़ देना है, शेष जो संख्या बचेगी उसमें से इकाई के अंक का दुगना घटा देने के बाद ये जो भी संख्या बचती है वो 7 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 में हमें इकाई का अंक क्या कर देना, छोड़ देना है। अब छोड़ तो देना है लेकिन हम इसी का दुगना करेंगे, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4, 4 इसके नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। 8 में से 4 गया 4 और 8 84। तो देखिए 84 7 से कट जाएगी, क्योंकि 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ये इस वाला एग्जाम्पल को देखते हैं। अब 3 को छोड़ना है, 3 का दुगना 6, 6 यहाँ लिख के घटाएंगे। इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 60। तो 7 से 7 के पहाड़े में 60 नहीं आता, यानी 7 से 60 विभाजित नहीं होगा। इस तरह से ये संख्या जो है 7 से नहीं कटेगी। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यानी 9 का 9 छोड़ देंगे,
9 का दुगना 9 दूनी 18, 18 घटाएंगे तो उधार लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8 और आपका बचा इधर से 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब बचा 338, 338 बची। 338 में से फिर हम क्या करेंगे, इकाई का अंक का दुगुना करेंगे तो 8 दूनी 16। अब 33 में से 16 निकालेंगे, 13, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, 13 में से 6 गया आपका बचा 7 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 17। 17 जो कि 7 से विभाजित नहीं होती, इस तरह से ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, इस तरह से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये 7 वाला रूल थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, ये संख्या लेते हैं, देखते हैं ये संख्या 3 से 7 से कटेगी कि नहीं से कटेगी। तो इकाई का अंक हम छोड़ना है, 3 का दुगना 6, 6 लिख करके घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, फिर बाकी संख्याएं उस तरह से उधार लेंगे। अब फिर हमारा इकाई का अंक ये बना तो इसका दुगना करेंगे, 2 दूनी 4। अब फिर से हम घटाएंगे, इसको छोड़ना है हमें, तो 9 में से 4 गया 5, 4, 9। फिर से अभी भी हमारे बहुत बड़ा संख्या है जो 7 से काटने में दिक्कत हो सकती है, तो फिर से हम इकाई के अंक का दुगना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 घटाएंगे 94 में से तो बचा 84, 84 जो कि हमें पता है कि 7 से कट जाता है, 12 सते 84। इस तरह से ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 की विभाज्यता का रोल। 11 से विभक्त होने से वाली संख्याएं वह संख्याएं कोई भी कितनी भी सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान, यानी विषम संख्या का स्थान, स्थान की संख्या कहें तो ज़्यादा अच्छा है, विषम स्थान की संख्या और सम स्थान की संख्या। सम स्थान की संख्या का अंतर, संख्या का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आती है, 11 से विभाजित होने वाली संख्या आती है तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई 8 0 1 6 4 5 9 1, इतनी बड़ी संख्या लिखी, देखना है ये 11 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो हम स्थान देखेंगे, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें स्थान पर। तो ये इसका स्थान है, जहाँ की संख्याएं तो सम विषम कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन स्थान इसका तो पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर, सातवें स्थान पर। तो ये कितनी कौन कौन सी गिनती हो गई, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ रहा है आपका 0। इसका योग करेंगे, ठीक है, 5 1 6 6 12, इसका योग 12 आ गया। ठीक है, अब सम स्थान वाला यानी जो जो गिनती छूटी है 9, 4, 9 के बाद 4 और 4 के बाद 1 प्लस 8, इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14, 14 8 22। ठीक है, 14 8 22। तो इस तरह से अगर इनका अंतर देखेंगे तो 22 में से अगर 12 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है 10। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंतर इसका 10 आ रहा है। अंतर या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वैसी संख्याएँ 11 से विभाजित होंगी। इस तरह से देखते हैं एक और दूसरी संख्या देख लेते हैं, 2 3 6 9 7 0 6 9। ठीक है, ये इस तरह की संख्या। इसमें देखते हैं 9 9 18 18 3 21, यानी विषम स्थानों का संख्या का योग कितना आ गया 21। अब सम पर देखते हैं 6 7 6 13 13 6 18 2 20। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 9 9 18 18 3 21 और यहाँ पे 6 7 6 13 13 6 19 13 6 19 2 21, ये भी 21 आ रहा है, यानी दोनों 21 आ रहे हैं। 21 में से 21 घटाएंगे क्या आ गया 0, यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग कितना आ रहा है, योग का अंतर आ रहा है 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाजित होने के बाद में एक और छोटा सा रूल देख लेते हैं हमारी संख्या पद्धति का। हमें पता है कोई किसी भी संख्या से अगर हम
3 से भाग दे रहे हैं 17 को, तो 3 पचे 15, शेषफल 2 बचा। तो इसे हम कहते हैं भाज, इसे कहते हैं भाज। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जबकि ये भागफल है और ये शेषफल। जो इसका मतलब अगर 17 लाना है तो भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे, 17 आ जाएगा। देखो 3 पचे 15, 2 17। इसका मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। जय हिंद।